नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह पुनः एक नए वीडियो के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे उन प्रश्नों के संदर्भ में जो आपने कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछा था। और जैसा कि पूर्व में हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि आपके जब प्रश्न आएंगे तो मैं अब प्रयास करूँगा कि वीडियोस के माध्यम से उन प्रश्नों का जवाब दूँ और जल्दी से जल्दी दूँ ताकि आपकी उत्सुकता समाप्त हो सके। तो इंडियन कल्चर बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के संदर्भ में हमारे आपके बीच की जो वार्तालाप चल रही थी और उस वार्तालाप में कुछ प्रश्न आप सबके मस्तिष्क में आए और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग उसको देख रहे हैं उन वीडियोस को और आप लोग गहनता से उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आने वाले कुछ टर्म्स की, कुछ बातों की आपके अंदर उत्सुकता डेवलप हो रही है उसको जानने की। और ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस प्रकार से स्टडी करने को। और आपने जो भी प्रश्न पूछे उसके संदर्भ में अब मैं सिलसिलेवार तरीके से उसको बताऊंगा और प्रयास करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो इसी कड़ी में उस पेपर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे और उस विषय की गहनता को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप सभी को भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं एवं परिभाषाओं के संदर्भ में बात की थी, बताया था कि क्या भारतीय संस्कृति की शुरुआत कैसे हो रही है, उसकी प्रमुखता, उसकी विशेषता क्या है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि भारतीय संस्कृति की पहचान होती है। और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आप सबके मस्तिष्क में आए हैं और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक प्रश्न प्रेमचंद्र कुम्हार जी का है और उनका ये प्रश्न है कि यदि संस्कृति का आध्यात्मिक पक्ष आत्मा है तो आत्मा में परिवर्तन कैसे होता है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि वो एक तरीके से संस्कृति और सभ्यता ऐसी चीज़ है जो शरीर के आत्मा और शरीर में जो बाहरी बनावट है उसके रूप में समझी जा सकती है। एक उदाहरण के तौर पे मैंने इस चीज़ को रखा था और मैंने बताया था कि जिस प्रकार शरीर में परिवर्तन होता दिखाई पड़ता है, हम भौतिक रूप से उसका अनुभव कर सकते हैं, उसमें होने वाली जो भी परिवर्तन है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो सभ्यताओं का भी जो भौतिक पक्ष है उसको आप देख करके अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखें तो एक पौधा है या एक पुष्प का पौधा है और उस पुष्प के पौधे में आप देखेंगे कि पहले जड़ आएगी, तना आएगा, फिर पत्तियां आएंगी और बाद में फूल आएगा। तो उस स्ट्रक्चर को, उस संरचना को हम धीरे धीरे महसूस करते हैं, समझते हैं, उसको देखते हैं, उसके डेवलपमेंट को देखते हैं। और जब फूल आ जाता है तो हमारी आकर्षण का केंद्र क्या हो जाता है? हमारे आकर्षण का केंद्र फूल हो जाता है। हम तने और जड़ को और पत्तियों पर गौर नहीं करते। तो इसी तरीके से सभ्यता है। जब सभ्यता का भौतिक स्वरूप निकल करके आ जाता है, जब संस्कृति अपने इवोल्यूशन पर आती है, विकसित स्वरूप ग्रहण कर लेती है आगे चल के और एक सभ्यता के रूप में दिखाई पड़ने लगती है, तो हमको वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। और दिखता क्या है? उसका भौतिक पक्ष, जो कि सुंदरता को लिए हुए होता है, लौकिकता को लिए हुए होता है, आकर्षण को लिए हुआ होता है और वही आकर्षण हमें मजबूर कर देता है उस पक्ष को देखने के लिए। तो अब उसमें एक चीज़ हमने बताई थी कि आत्मा में भी कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमेशा से कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा है। कल्चर जैसा प्रारंभिक दौर में रहता है वैसा हमेशा नहीं रहता। बहुत सारे कल्चरों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनके बीच में अंतर संबंध स्थापित होते हैं और जब दो कल्चर्स के बीच में अंतर संबंध स्थापित होते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होता है। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कहीं ना कहीं कल्चर में दिखाई पड़ने लगता है। आत्मा, या जिसको मैंने आत्मा कहा था उदाहरण के तौर पे, उसमें भी वो परिवर्तन हल्का सा दिखाई पड़ने लगता है। जैसे कि एक उदाहरण हम लोग से इसको समझने की कोशिश करेंगे, वो है साधन और साध्य का उदाहरण। जैसे भारतीय संस्कृति का साध्य क्या है? भारतीय संस्कृति को जो मानने वाले लोग हैं, उस संस्कृति का अनुपालन करने वाले लोग हैं, उनके जीवन का मूल साध्य क्या है? अगर हम भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास करेंगे तो उनके जीवन का मूल साध्य है मोक्ष की प्राप्ति। आप पुरुषार्थ में भी देखेंगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष के संदर्भ में 4 ये पुरुषार्थ हमें प्राप्त होते हैं। और आश्रम भी अगर हम देखेंगे तो 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य,
ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानिप्रस्थ है और संन्यास आश्रम है। जब हम पुरुषार्थ और आश्रमों का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे पुरुषार्थ और आश्रम दोनों का ही जो मूल लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, गृहस्थ आश्रमों के माध्यम से हम जो जीवन जीते हैं वो जीवन हम पुरुषार्थ के प्रयोग के साथ जीते हैं, उसमें हम अर्थ धर्म काम मोक्ष काम का पूरा प्रयोग करते हैं। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? सारी चीज़ें हो रही हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो हमारा जो मूल साधन है, मूल साध्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन जैसे जैसे ये कल्चर आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है डिफरेंट कल्चर्स के साथ। बहुत सारे लोग भारत में आते हैं विभिन्न संस्कृतियों वाले, और जब भारत में वो संस्कृतियाँ प्रवेश करती हैं तो लोगों के बीच में एक अंतर संबंध स्थापित होता है। और वो जब स्थापित होता है तो क्या हो रहा है? साध्य तो अभी भी मोक्ष है। और पहले हमारा साधन क्या था? पहले हमारा जो साधन था वो जितने भी पुरुषार्थ की जो चीज़ें हैं उसको शामिल करते हुए हमारा साधन आगे बढ़ता था। हमारा साधन पुरुषार्थ था बेसिकली। और धीरे धीरे क्या होता है, हम उसके मार्ग पर जा करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्या होता है, हमारा साधन चेंज हो जाता है। इट मीन्स हमारी गाड़ी बदल जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमें सिविल लाइन जाना है, तो हमारे पास कई मार्ग हैं सिविल लाइन जाने के। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे शॉर्टेस्ट रूट देखेंगे। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट रूट हम देखेंगे सिविल लाइन जाने का। लेकिन बाद में क्या होगा, जब हमारे और भी लोगों से संपर्क होगा, कोई हमसे कहेगा कि नहीं यार ये वाला रास्ता ज़्यादा बेहतर है, इससे जाओगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से, और रास्ता भी बड़ा सुंदर है, खाली भी है, तो इस रास्ते से जाना, भले ही वो रास्ता थोड़ा सा दूर का क्यों ना, तो उस रास्ते से आप जाना पसंद कर लोगे। तो एक और चीज़ है जो भारतीय संस्कृति में दिखाई पड़ती है, वो है माया। और शंकर के सिद्धांत में भी माया के बारे में वर्णन मिलता है कि जब आप जीवन को जी रहे होते हैं तो माया के साथ जी रहे होते हैं, माया आ जाती है आपके जीवन में विभिन्न तरीके की। तो वर्तमान में माया क्या है? ये माया भौतिकवादी स्वरूप है, भौतिकवादिता है। जितना ज़्यादा आप भौतिकवादी स्वरूप को ग्रहण करेंगे उतना ज़्यादा माया के करीब जाएंगे, और जितना माया में ग्रसित होते जाएंगे उतना मोक्ष से दूर होते जाएंगे। इट मीन्स कि जैसे जैसे आपका रास्ता बदलता जाएगा, मतलब आपके साधन बदलते जाएंगे, अब मोक्ष की प्राप्ति जो कि आपका मूल्य साध है उससे दूर होते जाएंगे। तो जब आप आत्मा है आपकी, और इसीलिए मैंने बोला कि आत्मा में जो परिवर्तन हो रहा है बेसिकली साधन के परिवर्तन हो रहा है। जो साधन पहले परंपरागत साधन थे, जो मूल उर्ष थे जिसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती थी, समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें परिवर्तन आता गया, हमारे साधनों में परिवर्तन आता गया, और धीरे धीरे हम भौतिकवादी स्वरूप को ग्रहण करते गए। और जब भौतिकवादी स्वरूप को ग्रहण करते गए तो हम उस मूल मार्ग से भटक गए। तो एक तरीके से क्या हुआ, हमारे आत्मा में एक परिवर्तन होता चला गया। आज वर्तमान में आप देखें तो भारतीय संस्कृति में पाश्चात्यकरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, लेकिन ये भी एक बाहरी आवरण है, एक सामान्य समय के लिए। लेकिन जब हम किसी कष्ट में होते हैं या बहुत सुख में होते हैं तो हम अपने मूल प्रवृत्ति को हमेशा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, उसी का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। और ये सब बाहरी आवरण है। आंतरिक आत्मा जो है, जो आत्मा का मूल है, वो बेसिकली वही है जो कि प्रारंभ से निकल करके आया है। लेकिन बाहरी आवरण का प्रदर्शन और भौतिकवादी स्वरूप के साथ आप जब रहते हैं तो कुछ समय के लिए आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आती चली जाती हैं। तो ये एक इसका उत्तर है कि आत्मा पूरी तरीके से परिवर्तित नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता है। और वो कैसे होता है, वो जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, किसी कल्चर के दूसरे कल्चर के साथ में हमारा मेल मिलाप होता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है और हमारे हृदय को परिवर्तित कर देती है। जैसे बोलते हैं कि आत्म तृप्ति या आत्म अवलोकन से दूर कर देती है। अक्सर हम लोग किसी चीज़ को प्राप्ति जब हमें होती है तो हम क्या कहते हैं, आत्मा तृप्त कर गई, आत्मा प्रफुल्लित हो गई, या आत्मचिंतन करना चाहिए। ये सब बातें हम इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसी के संपर्क में आते हैं या बाहरी आवरण हमें ज़्यादा ग्रसित करता है तो एक तरीके से चिंतन होने लगता है और वो विश्लेषण होने लगता है, और वही चिंतन और विश्लेषण आगे चल के आत्मा की शुद्धता पर जोर देता है और फिर हम अपने मूल लक्ष्य की तरफ बढ़ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ भटकाव होता है जिसके संदर्भ में हम लोगों ने पिछले क्लास में बात की थी। इसके अलावा एक और प्रश्न है जो आपने पूछा था
कि प्राचीन प्रजाति कौन है, इसको लेकर के बहुत सारी डिबेट चलती रही हैं, आज भी चल रही हैं लगातार, कि भारत की मूल प्रजातियां कौन है, मूल निवासी कौन है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत पहले से, अगर हम इसके प्रारंभिक दौर से जाएं, तो भारत में जो सबसे पहला एविडेंस मिलता है मानव बेसिकली ह्यूमन स्पीसीज का, वो होमो इरेक्टस का है, जो कि नर्मदा में हथनौरा नामक स्थान पे अरुण सोनकिया एक पुरातत्वविद थे, उनके माध्यम से खोजा गया था, और इसीलिए उनको नर्मदा मैन के नाम से भी जाना जाता है। और होमो इरेक्टस ये बेसिकली एक ह्यूमन स्पीसीज़ है, प्रजाति है, जो कि बाद में होमो सैपियंस आते हैं, जो कि हम लोग हैं वर्तमान में। डेवलपमेंट के बाद ह्यूमन जब विकास होता है, मानव विकास होता है, उस विकास की प्रक्रिया में इरेक्टस के बाद में होमो सैपियंस आते हैं, जो कि हम लोग वर्तमान में हैं। तो अगर प्रजाति की हम बात करें तो बहुत सारी जनजातियां भारत में प्रारंभिक प्रिमिटिव कल्चर से रहती आई हैं, और उनका अगर हम फीचर्स को देखें तो उसमें फीचर्स बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। आपको नार्डिक फीचर्स भी मिलेंगे, आपको ऑस्ट्रोपेटोलाइट फीचर्स भी मिलेंगे, आपको मंगोलाइट फीचर्स के लोग भी मिलेंगे, और ये डिपेंड करता है जोग्राफिकल एरिया पे। आपके भारत एक बहु भूभाग वाला, विभिन्न परिस्थिति तंत्र वाला क्षेत्र रहा है, और इस बहुभूभागीय विभिन्न परिस्थिति तंत्र वाले क्षेत्रों में जहाँ जैसा एटमॉस्फेयर रहा है, जहाँ जैसा पर्यावरणीय क्षेत्र रहा है, वहाँ वैसे प्रजाति के लोग रहे हैं। अब ये कहना कि कौन सी प्रजाति पहले आई, कौन सी प्रजाति बाद में आई, ये बड़ा अजीब सा प्रश्न वर्तमान दौर में दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये जो क्लाइमेट है, ये हमेशा से जब मानव का यहाँ पे उत्पत्ति विश्व में हो जाती है, उसके बाद क्लाइमेट फ्लक्चुएशन होता है। प्लेस्टोसीन प्रतिनूतन काल का दौर आता है, जहाँ पे मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर होती है, और उसके बाद से ले करके हिमकाल और अंतर हिमकालों का दौर आता है, बाद में नूतन काल भी आता है, और नूतन काल के बाद बेसिकली प्रतिनूतन काल के अंतिम समय से होमो सैपियंस पृथ्वी पर आ जाते हैं, और उसके बाद से मौसम में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन दीर्घकालिक परिवर्तन है, जो कि ऐसे दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस दीर्घकालिक मौसम परिवर्तन में जो क्लाइमेट डेवलप हो चुका है, उसमें जो लोग रह रहे हैं अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में, वो क्लाइमेटिक जोन्स तय करता है कि उनका शारीरिक संरचना, उनका रंग कैसा होगा, क्योंकि वो क्लाइमेट फोर्स करता है ह्यूमन बॉडी और उसके डेवलपमेंट को, जिसकी वजह से उनका शरीर वैसा पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पे गर्म क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमिडिटी और गर्माहट के कारण उनके शरीर का रंग अक्सर काला दिखाई पड़ता है, जबकि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों का रंग गोरा ही दिखाई पड़ेगा। और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की नाक आप देखेंगे थोड़ा सा फैली हुई और चौड़ी दिखाई पड़ेगी। उसका कारण है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा शरीर को चाहिए, और उसी अनुपात में, उसी दिक्कत की वजह से उनके नाक के जो पार्ट है थोड़ा सा फूले हुए दिखाई पड़ेंगे। तो जैसा क्लाइमेट रहा वैसी प्रजातियां रही, और भारत हमेशा से ऐसे परिस्थिति तंत्र वाला देश रहा है, जहाँ बहुत सारे भौगोलिक परिस्थिति तंत्र है। कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये हमेशा से एक डिबेट का विषय रहा है, और आज भी है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि द्रविड़ जो हैं वो भारत के मूल निवासी है। बहुत सारी द्रविड़ीय भाषी संस्कृतियाँ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है, विंध्य के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, सतपुड़ा के जंगलों में पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार के क्षेत्र में पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड के क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं जो कि पाई जाती हैं। तो इसके पूर्व भी हिमालयी क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में भी ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं जो भारत में रह रही हैं बहुत पूर्व से। तो ये एक बहुत अभी भी डिबेट का विषय है। मूलतः इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक अनुमान लगाया जा सकता है, और उस अनुमान के हिसाब से द्रविडियन जो कि दक्षिण भारत के लोग हैं वो ज़्यादा वर्तमान में दिखाई पड़ते हैं, क्लोज दिखाई पड़ते हैं कि वह मूल रूप से इस क्षेत्र में प्रारंभ से रहते रहे होंगे। क्योंकि उत्तर के क्षेत्र के संदर्भ में हमेशा से कहा जाता रहा है कि उत्तर के क्षेत्र के में प्रवेश लोगों का ज़्यादा रहा है, लोगों का आना जाना ज़्यादा रहा है, कल्चर जो एक्सचेंजेस हैं वो बहुत तेज़ी से होते रहते हैं, फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से हुआ है, लोगों का मेल मिलाप भी बहुत तेज़ी से हुआ है। तो इसलिए ये जो प्रश्न है इस उत्तर के क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन दक्षिण के क्षेत्र में उतना मेल मिलाप नहीं दिखाई पड़ता, उतना कल्चरल चेंज या एक्सचेंज नहीं दिखाई पड़ता, जिसकी वजह से दक्षिण के लोग इस बात को अधिक प्रमाणिक तौर पर कह पाते हैं। इसके अलावा और आशुतोष गुप्ता जी का प्रश्न है कि उनका भी पहला प्रश्न है कि संस्कृति का आध्यात्मिक पक्ष यानी आत्मा में परिवर्तन क्या होगा।
तो फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि आत्मा में परिवर्तन से तात्पर्य साधन और साध्य से है। साध्य हमारा मोक्ष रहा है भारतीय संस्कृति का, और उसको प्राप्त करने के लिए जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति में तथ्य बताए गए हैं उसका अनुपालन होता रहा। लेकिन जैसे जैसे हम बाहरी आवरण, बाहरी संस्कृति या मेल मिलाप में आ गए, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे मार्ग में एक परिवर्तन भी होता गया। और वो मार्ग में परिवर्तन हम विभिन्न उदाहरणों से देख सकते हैं कि बीच में बड़ा भटकाव रहा। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स, बहुत सारी धाराएं, बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे विचार, बहुत सारे मतांतर आते गए, और एक डिस्ट्रैक्शन भी बीच बीच में होता रहा। लेकिन मूल चीज़ है साध्य, वो मोक्ष ही रहा है। साधन बीच बीच में बदलते रहे, मतलब गाड़ियाँ बीच बीच में बदलती रही हैं। तो ये बेसिकली एक, हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते, हम ये कहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन स्वाभाविक सी बात है कि आपकी अंतरात्मा पर किसी न किसी व्यक्ति या किसी न किसी विचार का प्रभाव जरूर पड़ता है। और आपके जीवन में कभी भी ऐसा हो सकता है, हमेशा से आपका मन, चित्त या विचार एक जैसे नहीं रहते हैं, उनमें हमेशा से परिवर्तन होता दिखाई पड़ता है। जब आप किसी के प्रभाव में आ जाते हैं तो वो प्रभाव आपके विचारों, आपके चिंतन में, आपके अंतरात्मा को प्रभावित करता है, और वही प्रभाव आपके एक्शन रिएक्शन में भी दिखाई पड़ने लगता है। इसके बाद आपका एक और प्रश्न है आशुतोष गुप्ता जी कि भारतीय सभ्यता के साथ साथ अशीरियन सभ्यता, जो कि विशेषकर इराक, फिलिस्तीन, सीरिया के क्षेत्र में पाई जाती है, वो भी उसी प्रकार निरंतर बनी हुई है। वहाँ की मानसिकता अभी भी आक्रामक रवैये को प्रदर्शन करती है। तो ये एक प्रश्न है आपका कि जो अशीरियन सिविलाइजेशन है, वो वहाँ पे रहने वाले लोग, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अभी भी आक्रामक रवैये का प्रदर्शन करते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि वो जो जगह है, आप अगर उस जगह को देखें, उसका भौगोलिक परिवेश देखें, तो आप देखेंगे कि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर संसाधनों की कमी आपको दिखाई पड़ेगी। वो एक ऐसे स्थान है जहाँ पे आपको उपज के संसाधन आपको बहुत कम दिखाई पड़ेंगे, और उपज के संसाधन कम होने के कारण अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर नहीं दिखाई पड़ेगी, आर्थिक व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं दिखाई पड़ेगी। आज भी उस क्षेत्र में आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों का जीवन, या तो अब तो वो इलाका कुछ जगह पर डेवलपमेंट वहाँ पे इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि तेल के कुएं वगैरह मिल गए हैं, जो कि वर्तमान में बड़े प्रासंगिक हैं। लेकिन उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब तेल वगैरह के कुएं नहीं मिलते थे तो सबसे बेसिक नीड आपकी क्या है? आपकी नीड भोजन है। आज भी अगर आप कुवैत और यूएई का क्षेत्र देखें तो कुवैत और यूएई का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पानी की लगातार कमी होती चली जा रही, भोजन की लगातार कमी होती चली जा रही है। और क्योंकि उनके पास अथाह संपत्ति है, तो उस अथाह संपत्ति के माध्यम से वो वाटर प्योरीफायर करते हैं, समुद्र के पानी का शोधन करते हैं, जो कि बहुत खर्चीला प्रोसेस है। साथ ही साथ भोजन की व्यवस्था विभिन्न देशों के माध्यम से पूर्ति करते हैं। लेकिन प्रारंभिक दौर में जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तो भोजन की आपूर्ति कैसे होगी, आर्थिक व्यवस्था की बहाली कैसे होगी? ये दोनों चीज़ों की बहाली के लिए उनको कहीं ना कहीं कट्टरता, कहीं ना कहीं सैन्य व्यवस्था को मजबूत करके लड़ाई झगड़े या मारपीट की संस्कृति को डेवलप करना पड़ेगा, जो कि उसकी संस्कृति का प्रमुख पार्ट दिखाई पड़ता है। अब ये प्रश्न है कि वर्तमान में क्यों दिखाई पड़ रहा है? तो भाई प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। अगर कोई झगड़ालू प्रवृत्ति का है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रवृत्ति पे क्लाइमेट का ही बहुत प्रभाव है। इंडिया टुडे का एक अगर लेख आप पढ़ें, बहुत पहले का है, 5-6 साल पहले का, क्लाइमेट पर एक स्टडी हुई थी और ये कहा गया था कि गर्मी के मौसम में लोग लड़ाई बहुत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गर्मी के मौसम में आपका जो ऑक्सीजन लेने का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है, इससे आपको बहुत तेज़ी से आपके जो मस्तिष्क है उसका पारा बहुत तेज चढ़ जाता है। गर्मी की वजह से आप तुरंत झगड़ा करने लगते हो। आप गर्मी में अक्सर देखिए, कोई भी आपकी गाड़ी में टक्कर मार देगा, आप तुरंत लड़ने को तैयार हो जाओगे। ये एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट भी थी कि रोड रेसेस में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं गर्मी के महीनों में। ठंडी में आप देखेंगे लड़ाइयाँ बहुत कम होंगी आपके लिए। तो वहाँ का ऐसा क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट की वजह से लोगों के अंदर वो लड़ने की प्रवृत्ति, वो जुझारूपन, और एक तो आर्थिक रूप से उतना मतलब संपदा उतनी है नहीं, तो इसकी वजह से हमेशा से एक लड़ाई और वो चीज़ें। और जो वर्तमान ISIS का जो आप तुलना कर रहे हैं कि वो दिख रहा है, वो तो सारा गेम पॉलिटिकल है।
वो तो सारे चीज़ें राजनीतिक है, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ वो मैं बताऊं। अगर आप एसीरियन काल में देखेंगे तो उस काल में जो उनकी मान्यताएं थी, जो उनके देवी देवता थे, जो उनकी पूजा पद्धति थी, जो उनकी परंपराएं थी, वो अब धीरे धीरे उस इलाके में दिखाई नहीं पड़ती है। जो बेल, माद्रिक, असुर जैसे देवताओं की पूजा की जाती थी, सुमेर, अक्काद जैसे शहर थे वहाँ पर, उनमें जिन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जो मान्यताएं थी, वो धीरे धीरे उस क्षेत्र से वर्तमान में अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि उस बहुत सारे कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे कल्चरों का यहाँ पर आना जाना हुआ, बहुत सारे लोगों ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया, उनकी अपनी मान्यताएं रही, इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ कि वो जो उनका मूल सांस्कृतिक प्रवृत्ति थी वो धीरे धीरे उस क्षेत्र से गायब होती चली गई। और हुआ कैसे, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसी बीच में ईरानियों का भी आक्रमण हो रहा है। अहिर मज़दा जो कि ईरानियों के प्रमुख देवता थे, काफ़ी दिनों तक उनकी पूजा वहाँ पर प्रचलित हुई। उसके बाद एक जब वो जरस्तुज आए तो जरस्तुजवाद वहाँ पर कुछ दिनों तक चलता रहा, और बाद में यहूदी आए, यहूदियों का धर्म वहाँ पे चलता रहा, और यहूदियों के बाद इस्लाम आया और इस्लामिक इन्वेंशन हुआ वहाँ पे। इस्लाम पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र को इस्लामीकरण हो गया। बाद में उनके रिचुअल्स में, उनकी संस्कृति में इस्लामीकरण का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। हाँ, क्योंकि भौगोलिक परिवेश एक था तो जो मूल प्रवृत्ति है वो तो वही रहेगी, वो भौगोलिक परिवेश के हिसाब से चलेगी। लोगों के बिहेवियर में उसके भौगोलिक परिवेश का असर तो दिखाई पड़ता है। लाख कितने सारे लोग आ जाए, लेकिन जब लोग आएंगे तो अपने साथ कुछ ना कुछ सांस्कृतिक विरासत या सांस्कृतिक विचार लेकर के आएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, वो विचार उस संस्कृति पर हावी होता जाएगा। तो उस क्षेत्र की संस्कृति पर वो विचार लगातार हावी होता चला गया, और एक दौर आया कि उसमें पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ता है। जबकि भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। भारत में बहुत सारे लोग आए, शक, कुषाण, पल्लव, यवन, बाद में इस्लामिक, बाद में ब्रिटिश, बहुत सारे लोग भारत में आए, बहुत सारी प्रजातियां भारत में आई, बहुत सारी संस्कृतियां का मेल मिलाप हुआ भारतीय संस्कृति में। लेकिन जो उनका मौलिक लक्षण था, जो मूल प्रवृत्ति थी, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, और आज भी वो चल रहा है। आज भी हम उन्हीं रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं जो सिंधु सभ्यता के दौर में भी दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या इराक, ईरान या सीरिया या उस क्षेत्र में जहाँ पर असीरियन सिविलाइजेशन का कभी समय रहा है, क्या मूल उनकी संस्कृति का कोई लक्षण वहाँ दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। ना वहाँ पे असुर और बेल और माद्रिक जैसे देवताओं की पूजा होती है, और ना वो प्राचीन प्रथाएं व प्रचलन व जो मान्यताएं थी उनका अनुपालन ही हो रहा है। तो आपके प्रश्न का ये एक जवाब है। उसके बाद एक और प्रश्न आपने के संदर्भ में पूछा था, और वो ये कि विभिन्न कालों में विदेशी आक्रांताओं ने भारत में प्रवेश किया, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों ने भी विभिन्न देशों में दूसरी संस्कृतियों को जानने के लिए प्रवेश किया था? ये भी कह सकते हैं कि वह घुमंतु नहीं थे, उन्हें विदेशी संस्कृति जानने की कोई रुचि भी नहीं थी। तो एक चीज़ मैं बताऊं यहाँ पे, प्रिमिटिव दौर से हम वापस जाएं, क्योंकि जब तक हम जड़ पे नहीं जाएंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो अगर हम जड़ों पर जाएं तो दो टर्म हैं बेसिकली, इसको आप समझे। एक है कल्चरली प्रोग्रेसिव, दूसरा है इकोनॉमिकली कंजर्वेटिव। इकोनॉमिकली कंजर्वेटिव। फिर एक वाक्य है कल्चरली कंजर्वेटिव, और एक इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव। कल्चरली प्रोग्रेसिव का क्या अर्थ है? कल्चरली प्रोग्रेसिव का अर्थ है जो अपनी संस्कृति में कोई विशेष परिवर्तन, मतलब वो कल्चर के तौर पे इतने मजबूत हैं, इतने प्रोग्रेसिव हैं कि वह इसमें कोई भी फेर बदल वैसा नहीं करना चाहते हैं। बहुत प्रोग्रेसिव हैं, कल्चर को लेकर के बहुत रिजिड है,
उसमें वैसी कोई चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते जिसमें कल्चर कोई दिक्कत आए। सांस्कृतिक रूप से ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ते हैं ऐसे लोग, और वो लोग जल्दी इकोनॉमिकली वो कंजर्वेटिव होते हैं। क्यों कंजर्वेटिव होते हैं? क्योंकि जब आप इकोनॉमिकली साउंड करते हैं, इकोनॉमिकली आप प्रोग्रेसिव होते हैं, तो आप मूव करेंगे, आप एक स्थान पर रहना पसंद नहीं करेंगे, आप घुमंतु लोग होंगे। आप जब घूमेंगे तो आपकी इकोनॉमी सब्सटेंस आपको मिलता जाएगा, जितना ज़्यादा नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आप बाहर घूम घूम के लेंगे, उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली आप प्रोग्रेसिव होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप विभिन्न कल्चरों के साथ ट्रांसफॉर्म करते हैं तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि आपके कल्चर में भी कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक वर्ड आता है कल्चरली प्रोग्रेसिव, इकोनॉमिकली कंजर्वेटिव। कल्चरली कंजर्वेटिव, इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव, जो अपने कल्चर में फेरबदल करने के लिए तैयार रहते हैं। कल्चरली कंजर्वेटिव जो अपने कल्चर में फेरबदल कर देंगे, उनको अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, वो इकोनॉमिकली साउंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, घूमना बहुत पसंद करते हैं। तो उनके संस्कृति में उनको संस्कृति से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, वो घुमंतु जीवन व्यतीत करना करेंगे। तो ऐसी ही प्रक्रिया प्रिमिटिव काल से चलती रही। अगर ये दोनों वर्ग के लोग नहीं होते तो ना कल्चरली प्रोग्रेसिव होता यहाँ पे मामला, ना इकोनॉमिकली साउंड होता। इकोनॉमिकली हम इतना ग्रो नहीं करते। टेक्नोलॉजी जो बहुत लंबे दौर में जो परिवर्तन हो रहे थे टेक्नोलॉजी में, जो परिवर्तन हमें अग्रिम वर्षों में दिखाई पड़ते हैं, अग्रिम सालों में, वो ऐसा शायद ना होता अगर हम एक ही जगह पर बैठे रह जाते। तो मूव तो कर रहे थे, स्वाभाविक सी बात है, हम बाहर जा रहे थे, आ भी रहे थे। और रही बात जो विदेशी आक्रांता है वो भारत में आ रहे थे, तो एक और उदाहरण है इसके संदर्भ में, वो ये कि सिंधु सभ्यता की अगर आप बात करें तो सिंधु सभ्यता में व्यापार हो रहा था, और बाहर के देशों में मिलुआ बेसिकली सिंधु के क्षेत्र को कहा जाता है, उसका दिलमुन और मगन से व्यापारिक संबंध है। दिलमुन बेसिकली अफ्रीका के आसपास का क्षेत्र है, और मगन जो है वो आपका इराक और मेसोपोटामियन क्षेत्र के आसपास का एरिया है। तो इन इलाकों में जो है आपका व्यापार का कार्य हो रहा था। तो व्यापारिक गतिविधियां तो थी सिंधु सभ्यता में, व्यापारी जा भी रहे थे वहाँ पे, व्यापार करके वापस भी आ रहे थे। तो ये बात कहना कि उनका आना जाना नहीं था, तो उनका आना जाना था। इंडो पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी एक पुस्तक है, अज्ञातनामा, जिसमें कि इस बात का वर्णन है कि भारत और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध था। तो रोम भी आना जाना हो रहा था, और बहुत सारे लक्षण हमें अरिका मेडू में मिलते हैं, बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। दक्षिण भारत के लोगों की संस्कृति में रोमन साम्राज्य का भी बहुत सारा लक्षण दिखाई पड़ता है। वहाँ से बहुत सारे लोग आए यहाँ पर भी, और यहाँ से बहुत सारे लोग गए जो कि वहाँ से बहुत सारी चीज़ सीख के आए, जिनको कि उन्होंने अपने कल्चर में इम्प्लीमेंट किया। तो ये बात कहना कि सिर्फ वन वे प्रोसेस था, तो ऐसा नहीं था, टू वे प्रोसेस भी था। मतलब यहाँ से भी लोग जा रहे थे और वहाँ से भी लोग आ रहे थे। तो वहाँ से जो लोग आ रहे थे वो भी कुछ ना कुछ कल्चर चेंज कर रहे थे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे थे। हाँ, ये बात अलग है कि जाने वालों की संख्या अमूमन कम थी अपेक्षाकृत आने वालों की, क्योंकि जब आ रहे थे तो संख्या ज़्यादा थी, और जो व्यापारी थे उनकी संख्या बेसिकली कम थी। साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी भारत का व्यापार था, चाइना में, कंबोडिया में, जावा में, सुमात्रा में, ब्रुनोई में, ऐसी बहुत सारी जगह पे भारतीय लोग जा रहे थे और वहाँ से सीख करके वापस भी आ रहे थे। बहुत सारे कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ते हैं। तो आदान प्रदान, आने जाने की प्रक्रिया लगातार चल रही थी, और इसी तरीके से कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन जो मूल प्रवृत्ति है उसमें कोई परिवर्तन विशेष तौर पे नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए हम मानते हैं कि भारतीय संस्कृति अपनी निरंतरता और प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। तो फिलहाल ये सारे प्रश्न आप लोगों के थे, साथ ही साथ कुछ और प्रश्न और सुझाव भी थे, और मैं कोशिश करूंगा कि उनको ज़रूर अपनाऊं। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि सर ब्लैक बोर्ड भी यूज़ किया करिए, तो मैं स्वाभाविक सी बात है कि जब भी कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी, जब भी ऐसी कोई बात होगी जिससे कि मुझे ज़रूरत पड़े कि ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना, और आने वाले समय में बिल्कुल मैं इसका प्रयोग करूँगा। अभी क्योंकि हम लोग शुरुआती दौर में है और बातचीत कर रहे हैं, तो जब तक बातचीत कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब हम कुछ भी टर्मिनोलॉजी मुझे डिफाइन करनी होगी, कुछ भी बताना होगा, तो मैं ब्लैक बोर्ड का प्रयोग जरूर करूँगा। एक और कुछ लोगों ने कहा कि सर नोट्स और बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए, आप प्रश्न बता दिया करिए या उसके माध्यम से पढ़ाई करिए। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि मेरा जो फोकस है बेसिकली आप लोग को प्रॉपर नॉलेज देने का है, आपको ज्ञान देने का है,
आपको आगे अग्रिम भविष्य के लिए तैयार करने का है। मेरा कोई उद्देश्य आपको बीए के लिए तैयार करने का नहीं है, ना एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयार करना है। मेरा जो उद्देश्य है वो आपको आगे वाले आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है। आपको वो प्रॉपर नॉलेज देना है जिसके माध्यम से आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में इस ज्ञान का प्रयोग कर सकें और एक बेहतर तरीके से अपने आप को समाज के सामने प्रदर्शित कर सकें। और जितने बेहतर तरीके से आप अपने आप को इस दौर में तैयार कर लेंगे, उतनी मजबूती से उस भीड़ में आप सरवाइव कर पाएंगे जो कि वर्तमान दौर में चल रही है। क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मानता हूँ कि जब तक आप मजबूती से तैयार नहीं हैं, तब तक आप जब उस भीड़ में घुसेंगे तो आपको बड़ी समस्या होगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मानी जाती है। आप जितना ज़्यादा फिट होंगे उतनी बेहतर तरीके से सर्वाइव करेंगे, और अगर आप फिट नहीं होंगे तो इस दौड़ से अपने आप बाहर हो जाएंगे। तो मेरा जो फोकस है वो ये है कि मैं आपको उस दौड़ के लिए तैयार करूं। मेरा ये फोकस नहीं है कि मैं आपको प्रश्न उत्तर लिखवा दूं, और ना कभी मेरा ये टेक्स्ट रहा है। अगर जो लोग मुझे जानते हैं और जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है, देखा है मुझे, मेरी कभी ऐसी प्रवृत्ति नहीं रही है, और ना मैं क्वेश्चन और प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। क्योंकि अगर आप समझ डेवलप कर लेंगे, आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये इंटर की पढ़ाई नहीं है कि मैं आपको प्रश्न उत्तर लिखवा दूँ या प्रश्न उत्तर बता दूँ। अगर आपके अंदर वो समझ नहीं डेवलप हो पाएगी कि जो मैं बता रहा हूँ वो किस प्रश्न के लिए है, या जो मैं बातचीत कर रहा हूँ वो किससे रिलेटेड है, तो शायद आपको तैयार होने में अभी 5 से 6 साल और लगेंगे। तो इसीलिए ये एक बेहतर तरीका है कि आप चीज़ों को ले एनालिसिस करें, विश्लेषित करें, और विश्लेषित करने के साथ अपने आप से तैयारी करें। क्योंकि जब आप अपने आप से तैयारी करेंगे तो शायद आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। मेरा काम यहाँ पे आपको मार्गदर्शन देना है, और वो मैं बेहतर तरीके से देता जाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि इसमें कोई कमी ना आए। और ये मेरा हमेशा से मोटिव भी रहा है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से, मेरा प्रयास रहे कि वो मुझसे संतुष्ट रहें, और जो भी उनके मन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जैसी भी परेशानी आ रही है, उस हर तरीके से मैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करूँ। लेकिन प्रश्नोत्तर लिखाना मेरा कभी भी ध्येय नहीं रहा है, और शायद आने वाले लेक्चर्स में भी नहीं रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा इतना आपको प्रयास करना हो कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ी मेहनत अपने से करनी होगी। क्योंकि जब तक दोनों लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ सार्थक चीज़ें नहीं होने वाली, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है। और शायद थोड़ा बहुत अनुभव है मेरे पास इस चीज़ का, इसीलिए मैं यहाँ पर इस मंच पे खड़े होकर के आपसे बातचीत कर रहा हूँ। और उसी अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि दोनों लोग अगर मेहनत करेंगे तो एक बहुत बेहतर संवाद की और सार्थक परिस्थिति में हम और आप रह पाएंगे। तो इसी के साथ आज की बातचीत मैं समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि शायद इन उत्तरों से आप संतुष्ट होंगे। और अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं फिर एक नए उदाहरण और नई चीज़ों के माध्यम से वो आपको समझाने का प्रयास करता रहूँगा। फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि मैं उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन माध्यम से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहें ताकि हम बेहतर से बेहतर जानकारी और उदाहरणों के माध्यम से आपको इस विषय की क्लिष्टता को समाप्त करने, आप तक इस विषय की क्लिष्टता को समाप्त करने का प्रयास करें, और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा तैयारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हों। और आने वाले समय में बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रश्न है कि सर आप लाइव आएंगे कि नहीं, लाइव होगा कि नहीं। तो क्योंकि पहले ही बताया कि बहुत इनिशियल फेज़ में है, टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ों में सहायक है, बहुत सारी चीज़ों में बाधक भी है, और जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते जाएंगे, टेक्नोलॉजी से और ज़्यादा यूज्ड टू हो जाएंगे, हम ज़रूर लाइव क्लासेस भी करेंगे, और वैसा ही करेंगे जैसे कभी ऑफलाइन क्लासेस हमारे यूनिवर्सिटी के दौर में हुआ करती थी। और क्योंकि अभी प्रयास है कि आप तक पहुंच सकें, इसलिए इस तरीके से हो रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लाइव क्लासेस भी होंगी, आप एकदम निश्चित रहिए। और कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है, सर इंग्लिश मीडियम की क्लासेस कब से चलेंगी। तो प्रयास हो रहा है, जैसे ही बहुत सारे लोगों से संपर्क भी किया है, लेकिन अभी कुछ न कुछ परेशानी हो रही है। जैसे आप जानते हैं कोरोना का दौर है, कोई शहर में नहीं है, कोई जो है किसी चीज़ में व्यस्त है। तो प्रयास जारी है, जैसे ही लोग अपनी व्यस्तता से दूर हटेंगे वैसे ही आपके सम्मुख आपके इस चैनल में उन विषयों की इंग्लिश क्लासेस भी होने